आप सभी भावी अध्यापकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आता है, सर कॉपी लिखना बता दीजिए। अभी तक हमने जो थ्योरेटिकल पॉइंट थे, यानी थ्योरेटिकल जो पेपर थे, उसके बारे में हमने चर्चा कर रखा है। उसका हमने एक वीडियो बना रखा है और वो आपके समझ प्रस्तुत भी हो चुका होगा, आप उसको देख भी लिए होंगे। तो अगर थ्योरेटिकल टाइप का जो पेपर आता है उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको बता दिया गया कि आपको इस तरीके से लिखना है प्रश्न पत्र को, जिससे कि आपके नंबर अच्छे आए। तो उसी के श्रृंखला में या उसी के सीरीज में आज हम जो बात करने वाले हैं, मैथ के बारे में बात करेंगे। कि बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा है कि सर मैथ के पेपर को, यानी मैथ के प्रश्न पत्रों को कैसे लिखेंगे। ठीक है। और यही नहीं, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर कंप्यूटर के पेपर को कैसे लिखा जाए, हिंदी में लिखा जाए या इंग्लिश में लिखा जाए। ठीक है। तो बहुत सारी क्वेरी है आपकी, यानी जो आपका कंप्यूटर होता है, जो कंप्यूटर है, इसको हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। तो इस पर भी हम कोशिश करेंगे कि इस पर भी, कंप्यूटर पे भी हम एक आपको वीडियो प्रोवाइड करा दें, जिससे कि आपको वो जो सस्पेंस है आपके अंदर, वो सारी चीजें क्लियर हो जाए कि कंप्यूटर के प्रश्न पत्र को आपको हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है। ठीक है। आज जो हम बात करेंगे वो गणित के प्रश्न पत्र की बात करेंगे कि गणित में जो पेपर आता है, जो गणित का पेपर होता है, उसको किस तरीके से लिखना होता है। ठीक है। तो देखिए, होता क्या है कि मैथ की जो कॉपी होती है, इसको कैसे लिखना है, जो हम चर्चा करने वाले हैं किस किस पॉइंट पे, उस चीज को हम थोड़ा सा आपको बता दें। कि पहली पॉइंट तो आपकी ये हो जाएगी कि मैथ की कॉपी कैसे लिखें। दूसरी पॉइंट ये है कि बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि सर मैं मैथ में सारे क्वेश्चन करके आया था, बहुत अच्छी तरीके से करके आया था, लेकिन फिर भी हमारे नंबर कट गए। फिर भी हमारे नंबर क्या हो गए, कट गए, हमारे नंबर नहीं मिले। ये तो दूसरी बात रही। और तीसरी बात अगर हम कर लें, तो तीसरी बात ये होती है कि देखिए, मैथ में हैंडराइटिंग का नंबर मिलता है या नहीं। तीसरी बात ये है कि हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि मैथ पे, जो मैथ का पेपर होता है, उसकी हैंडराइटिंग पे नंबर मिलता है या नहीं। और चौथी, इसके लिखने का तरीका क्या है। इसमें जो हम प्रश्न लिखते हैं, जो हमारा प्रश्न होता है, उसका जो हम उत्तर लिखते हैं, उसके लिखने का तरीका क्या है। और पांचवा पॉइंट आपका हो जाता है कि रफ कार्य आपको कैसे करना है, कहाँ करना है। ठीक है। इस पर हम चर्चा करेंगे। और एक छठवां पॉइंट ये आपको होता है, आपका ये हो जाता है छठा पॉइंट, कि आपको किस पेन का यूज करना है, केवल और केवल किस पेन का यूज करना है। ठीक है। और सातवें पॉइंट पे ये बात कर लेते हैं कि क्या हम मैथ की कॉपी में भी लाइन खींचेंगे एक तरफ या नहीं। ठीक है। इन्हीं सब चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि मैथ के पेपर को किस तरीके से लिखना है। जैसा कि आप लोग ये देख रहे होंगे कि हमने एक मैथ के पेपर को सॉल्व कर दिया है। इसको हम थोड़ा छोटा करके आपको दिखा देते हैं। देखिए, कुछ ये इस तरीके का है। ठीक है। एक मैथ के पेपर को हमने ले रखा है, उसको सॉल्व कर दिया है। मैथ के पेपर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पहले आप लिखने के तरीके के बारे में ध्यान दीजिए कि मैथ, पहला पॉइंट, मैथ की कॉपी को कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए, मैथ की कॉपी जो होती है, उसको लिखने का सही तरीका यही होता है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले आपका आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न आता है। ये आप सभी को पता है। भाई, जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा होगा उसी को थोड़ा अभी आइडिया नहीं होगा, लेकिन वो भी सीरीज पढ़ के और प्रश्न पत्रों को हल करके उसको भी ये चीज का आइडिया हो गया होगा। लेकिन जो थर्ड सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में बच्चे चले गए हैं, उनको इन सब चीजों का अच्छी तरीके से आइडिया है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, वस्तुनिष्ठ अर्थात बहुविकल्पी प्रश्नों को लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या डालते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या एक, प्रश्नोत्तर संख्या दो, प्रश्नोत्तर संख्या तीन। ठीक है। चार पांच। यानी हमारे कहने का ये मतलब होता है कि सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को ही करेंगे स्टार्टिंग में। और उनका सीक्वेंस यानी क्रम एक ही होना चाहिए। क्रम अदला बदली ना हो, यानी प्रश्नोत्तर एक यहाँ डाल दिए तो पता चले कि प्रश्नोत्तर नंबर तीन यहाँ डाल दे रहा है, नहीं आ रहा है तो। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आपको बहुविकल्पी प्रश्न, आपको पता है कि हमको एक लाइन में लिख देना होगा, एक से दो लाइन। इसलिए आप एक
अच्छी स्पेस छोड़ करके प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल लीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल लीजिएगा। तो सबसे पहले जब आपको कॉपी मिल जाएगी तो कॉपी में आप अच्छी तरीके से अपने रोल नंबर, सेंटर का नाम, ये सब सारी चीजें भर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास समय रहेगा। जब आपके पास समय बचता है तो आप क्या करेंगे कि इस कॉपी में, कॉपी की ये वाले पेज देखिए यहाँ पे, ये आप इस तरीके से 2 लाइन को खींच लीजिएगा, ऐसे। थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा तो अच्छा लगेगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा केवल आप कॉपी में एक ही तरफ खींचिएगा, दोनों तरफ मत खींचिएगा। दोनों तरफ खींचेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आप कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो इसलिए आप कॉपी के एक ही तरफ लाइन खींचिएगा, दोनों तरफ लाइन मत खींचिएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात क्या है कि अब आप प्रश्नोत्तर, जैसे कि हमने बता दिया कि आप प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 3, प्रश्नोत्तर संख्या 4 और प्रश्नोत्तर संख्या 5 डाल लीजिएगा। और इतना आपके पास समय रहेगा। ये जब पेपर नहीं मिला रहेगा तब तक आपको इसको कर लेना है और बाकायदा स्पेस छोड़ देना है, जिससे कि आप उस चीज को अच्छी तरीके से लिख सकें। ठीक, ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये रहा। देखिए जैसा कि ये सब लिखा गया है, इस तरीके से बताया गया है कि आप पहले, हम आपको बहुविकल्पी प्रश्न लिख करके दिखा दिए हैं। इसके बाद फिर क्या होगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा गया है। तो जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमने क्या किया था कि लिख करके पूरे आए थे, लिख करके, लिख करके पूरे आए थे, लेकिन नंबर हमको कम मिला। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप मैथ में अच्छी तरीके से लिख करके आए हैं तो मैथ में होता क्या है, मैथ में भाई स्टेप मार्किंग मिलती है, स्टेप मार्किंग होती है। यानी अब देखिए अगर आपसे कहें कि बहुविकल्पी में कौन सी स्टेप मार्किंग होगी, बहुविकल्पी में कोई स्टेप मार्किंग नहीं होगी। स्टेप मार्किंग आपकी, जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे आ गया, देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा और उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में स्टेप मार्किंग जैसे 1 नंबर का होता है। आपको पता है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा 1 नंबर का होता है। तो अब 1 नंबर में जितना आप लगाए रहेंगे आपको आधा नंबर भी मिल सकता है, हो सकता है यहाँ तक सही हो, इसके बाद ना सही हो, तो आपको आधा नंबर ही मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको जो मैथ होता है, मैथ आपका, उसमें आपको स्टेप मार्किंग मिलती है। तो इसलिए विशेष तौर से ध्यान दीजिए। कभी-कभी बच्चे क्या करते हैं कि सवाल तो लगा लेते हैं लेकिन लास्ट में उसकी यूनिट लिखना भूल जाते हैं। जब आप यूनिट लिखना भूल जाएंगे ना, आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपके नंबर कटने अवश्य हैं, वहां से नंबर कट जाएगा आपका। तो इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा। और हम जब भी मैथ पढ़ाते हैं तो आपको अवश्य इस चीज का बताते हैं। आप मेरा क्लास लेकर के देख लीजिएगा, हम सारे में बताए हैं कि भैया उसका जो यूनिट हो, जो इसकी इकाई हो, लास्ट में उसको अवश्य लिख लीजिएगा। क्षेत्रफल होगा तो वर्ग लिखिएगा और जो भी जैसा रहेगा उसको उसी अनुसार में लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक प्रश्न पत्र लिए हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करते हैं, सारी चीज सॉल्व हुई है, हम केवल दिखाते हैं चीजों को। जैसे देखिए ये प्रश्न पत्र 2020 के तृतीय सेमेस्टर का है। यहाँ सेमेस्टर से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो तृतीय सेमेस्टर का हो, चाहे प्रथम सेमेस्टर का हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर का हो और चाहे फोर्थ सेमेस्टर का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सबका पैटर्न एक ही होता है। तो जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो उसमें लिखा रहेगा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। यानी उसके सामने, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके मतलब नंबर दिए गए हैं, कौन 1 नंबरी वाला है, कौन 2 नंबरी वाला है। ठीक है, उसके सामने दिया गया है। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न है, 3 प्रकार का है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये है।
सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और ये 25 नंबर का अगर पूर्णांक का है तो 5 नंबर आपका बहुविकल्पी प्रश्न रहता है। तो जैसे अब ये पहला प्रश्न करा है कि क्वेश्चन नंबर 125/64 के घन का रूप है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? आइए देखते हैं। देखिए, अब हम यहाँ क्या करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न डाल देंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाल दिए। प्रश्नोत्तर संख्या 1 क्या किए? प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब प्रश्नोत्तर संख्या 1 का हम ये देखेंगे, जो हमारा प्रश्न था, प्रश्न जो था उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखिए जो हमारा ऑप्शन है वो ये वाला है, 125/64। ये किसका घनमूल है? तो 5 × 5 = 25, 5 × 125 और 4 × 4 = 16, 64, यानी 5/4। यानी 125/64 किसका घन रूप है? तो पहले का कौन सा सही है? दूसरा सही है। पहले का कौन सही है? दूसरा सही है। तो पहले का कौन सा हो गया? पहले का दूसरा सही हो गया, 5/4। हम पहले प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल लेंगे। उसके बाद एक का जो ऑप्शन देखेंगे, जैसे कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 दिया है, कभी क ख ग देता है, क दे देता है, ख दे देता है, ग दे देता है और घ दे देता है। या कभी कभी ए बी सी डी, या 1 2 3 4 कुछ भी देता है ऑप्शन वाइज। कभी क ख देगा, कभी ए बी सी डी देगा, क ख ग बहुत कम देता है, ए बी सी डी सबसे ज्यादा देता है। और कभी कभी 1 2 3 4 नंबर देता है। जैसे इस प्रश्न पर जो हम प्रश्न पत्र लिए हैं, उसमें ऑप्शन 1 2 3 4 दिया हुआ है। तो पहले ऑप्शन का कौन सा सही है? दूसरा। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन दूसरा सही है, और वो है क्या? 5/4। इस तरीके से हो जाएगा। तो ये 5/4 हो गया। ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 डाले ही रहेंगे। ये चीजें आपको हमने बताया, कॉपी मिल जाए उसके पहले ही आप डाल दीजिएगा। प्रश्न उत्तर संख्या 2 डाले रहेगा। अब हमको ये पता करना है कि प्रश्नोत्तर संख्या जब प्रश्न पत्र मिल जाएगा, तो प्रश्नोत्तर संख्या का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दूसरे का पहला ऑप्शन सही है। दूसरे का हमने पहला ऑप्शन लगा रखा है। दो, दो का एक, असंख्य। क्या है? असंख्य है। ठीक है। अगला प्रश्नोत्तर संख्या 3 इसी तरीके से रहेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 3 भी आप लिखे ही रहेंगे पहले से। अब 3 का कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा सही है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। शायद पूछ रहा है कि एटीएम का फुल फॉर्म किसका पूछ रहा है? एटीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। ये ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसी को हम इस तरीके से लिख लेंगे। फिर उसके बाद आप प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिखे रहेंगे। उसमें शायद एक प्रश्न पूछ रहा है, उसको हल करना है। उसको हल करके आप यहाँ लगा देंगे, लिख देंगे, यानी हल करके चेक कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये हल कहाँ पे करेंगे? अब इसको हल करने के लिए आपको जो पेज रहेगा, यानी जो कॉपी रहेगी, कॉपी के बाएं साइड वाले पेज पे आप रफ कार्य करिएगा। क्या करिएगा? रफ कार्य। जैसे हम आपको दिखा देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से रफ कार्य करना है आपको। बाएं पेज पे देख लीजिएगा, अपनी कॉपी जब लेंगे तो वहां बाएं पेज पे रफ कार्य लिख दीजिएगा, और रफ कार्य करने के बाद उसको काट दीजिएगा। अगर आप नहीं भी काटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सबसे मस्ट ये है कि आपने रफ कार्य लिखा है कि नहीं। अगर हाँ, रफ कार्य आपने लिखा है तो एग्जामिनर इसको चेक नहीं करेगा, वो समझ जाएगा बेटा ये अच्छी तरीके से क्या किया हुआ है, प्रश्न को हल किया हुआ है, और ये इसका रफ कार्य है। तो रफ कार्य से भी जज कर लेगा कि हाँ बच्चा मेहनत किया हुआ है। ठीक है। तो ये आपका रफ कार्य है। ठीक। तो इस तरीके से हो गया। अब ये बहुविकल्पी हो गया, पांचवे का दूसरा सही है। इस तरीके से हम लिख लेंगे, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको देख लीजिए कितने बढ़िया तरीके से लिखा गया। और ऐसे ही आप लिखने का अगर प्रयास करेंगे ना, तो 25 नंबर बड़ी आसानी से आप ला लेंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। इस तरीके से चलिए, अब ये तो बहुविकल्पी प्रश्न हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात कर लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो स्टार्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होगा, अर्थात प्रश्नोत्तर संख्या 6 से स्टार्ट होगा। जैसे इसमें करा log 625 बेस 5 बराबर 4 को घातांकी रूप में लिखिए। ये प्रश्न पत्र जो ये 2020 का है, हम इसको सॉल्व कराए हैं। इसलिए हम बार बार पेपर को नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि इस चीजों को हम सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है। इस चीजों को हम आपको सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप नहीं करे होंगे तो ये यहाँ पे सारा सॉल्व दिया गया है, लिखा गया है। आप उस चीजों को मिला करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसे ये log है, log 625 बेस 5 बराबर 4, इसको घातांकी रूप में बदलना है। जब इसको घातांकी रूप में बदलना है तो इसको हमने बताया था कैसे बदलना है। ये जो 4 होता है ये बेस पे
ऊपर चला आता है, घात बन जाता है और 625 यहाँ चला आता है। अब ये बताइए 1 नंबर का है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज दैट आपका यहीं तक प्रश्न सही हुआ और इधर आपने गलत कर रखा है, मान चलिए ये तो अभी लगा ही नहीं है, ये 1 नंबर में है ही, तो ये कहाँ लगा है, ये तो एक ही स्टेप के बाद यही हुआ। तो ये तो 1 नंबर का ही, अगर इसमें गलत हुआ तो गलत हो जाएगा, और सही है तो 1 नंबर आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अति लघु उत्तरी में स्टेप मार्किंग बहुत न के बराबर होती है। स्टेप मार्किंग जो आपकी होती है वो लघु उत्तरीय प्रश्न में स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 7वां दे रखा है कि सेट ऑफ थ्योरी का है, समुच्चय ए इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज ग्रेटर देन 5, यानी जो यक्स की वैल्यू है वो 5 से क्या है, इज लेस देन 5, यानी यक्स की जो वैल्यू है 5 से छोटी और बराबर होनी चाहिए, जहां यक्स क्या है, विषम संख्या है, और बी इक्वल टू दिया है 2 3 5 1 हो, तो ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। अच्छा, इस चीज को आपको बहुत लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप इसको चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं। केवल आप हल करके यहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए। ये तो हमने केवल आपको ऐसे लिख दिया है, दिखा, अगर आपके पास समय है, आपकी स्पीड अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप चीजों को लिख सकते हैं। तो ए इक्वल टू जैसे दिया हुआ है यक्स सच दैट यक्स, यक्स की जो वैल्यू है 5 से क्या है, छोटी होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। तो 5 से छोटी, और वो भी क्या होना चाहिए, विषम। तो 1 3 5 हो गया, और बी का मान दिया ही है। अब ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। तो 1 3 5 दोनों में कॉमन है, इसका आंसर ये हो जाएगा, 1 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगी। अब प्रश्नोत्तर संख्या 8 देख लीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 8 दे रखा है कुछ इस तरीके से है। प्रश्नोत्तर संख्या 8, उसमें कुछ प्रश्न कर रहा है, तो जो प्रश्न कर रहा है उसमें हम कुल काम करने वाले व्यक्ति 200 हैं, और काम न करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 25 हैं। तो 200 में से जब 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, शेष काम 175, यानी 175 लोग काम कर रहे हैं और 25 लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका रेशियो पूछ रहा था, मतलब अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात इक्वल टू काम करने वाले बटा काम न करने वाले हो जाएंगे। तो 175 के बटा 25 हो जाएगा, काटेंगे 7:1 आ जाएगा। देखिए एकदम साफ और सुंदर सुंदर लिखेंगे, इससे जो बच्चे कहते हैं कि हम बहुत करके आए हैं सर, सारा सवाल करके आए थे, लेकिन हमको उतना नंबर नहीं मिला, तो इसका रीजन यही होता है कि आप करके तो सब आए हैं, लेकिन उसमें खूब कचरा कर दिए हैं, काट पीट खूब मचा दिए हैं। तो जब तक चीजें साफ नहीं लिखा रहेगा मेरे भाई, जब तक एग्जामिनर उस चीज को पढ़ नहीं पाएगा, तो बार बार उसे डिस्टर्ब होगा, तो क्या करेगा, ऐसे सीधा उठाएगा पेन और काट देगा, खत्म कहानी हो जाएगी। इसलिए आप अपनी लेखनी को सही तरीके से बनाइए। हाँ, हो सकता है आपकी हैंडराइटिंग नहीं अच्छी हो, तो हैंडराइटिंग से, मैथ से कोई इशू नहीं है, लेकिन यह है कि सही तो लिखा होना चाहिए, सही और साफ होना चाहिए, जिसको अच्छी तरीके से पढ़ा जा सके। तो एग्जामिनर जब इस चीज को अच्छी तरीके से पढ़ेगा, तो जब वो देखेगा कि क्या चीजें लिखी हैं, क्या चीजें हैं, क्या ये सही लिखी हैं या गलत लिखी हैं। अगर आप बहुत सही ही लिखे हैं, लेकिन काट पीट मचा दिए, इसका इधर उधर, इसका उधर उधर कर दिए हैं, और शब्द सही से नहीं बनाए, वाक्य सही से नहीं बना पाए हैं, तब भी एग्जामिनर क्या करेगा, सीधा सीधा उसको नहीं समझाएगा तो काट देगा। इसलिए आप स्पष्ट और साफ साफ लिखेंगे। जैसे अभी देखिए हमने यहाँ अस्पष्ट कर दिया थोड़ा सा, कि शेष काम करने वाले, ये अस्पष्ट हो गया, इसको बोलते हैं अस्पष्ट। ये स्पष्ट नहीं है, ये एग्जामिनर नहीं पढ़ पाएगा क्या लिखा है, तो उसके अगर दिमाग में आएगा तो काट भी देगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा आपको, कि नंबर आपके कटते ऐसे ही सबसे हैं। आप मैथ में बहुत अच्छे हैं, जीनियस है, करके आए भी हैं, लेकिन इस तरीके से लिखने में आपने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। तो देखिए, हर चीज को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्लास तो चल ही रही है, हम लोग देख रहे हैं क्लास तो कंटिन्यू हम हमारा चला ही रहा है, और आप क्लास ले ही रहे हैं, कंटिन्यू सारी क्लासेस ले रहे हैं। तो इसलिए वो तो ठीक है कि आप क्लास ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी तो जरूरी है ना कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको हम कैसे प्रेजेंट कर पाए, कैसे प्रस्तुत कर पाए, कैसे अपने एग्जाम में लिख पाए। पता चलिए आप बहुत अच्छा पढ़ ही लिए, लेकिन उसको लिख नहीं पाए, तो सब व्यर्थ है। इसलिए लिखने की जो कौशल होनी चाहिए, वो सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए, कि हम चीजों को किस तरीके से प्रस्तुत करें। जैसे आप जानकार तो बहुत है, लेकिन जब आप लोगों को दिखा नहीं पाएंगे, अपने आप को बता नहीं पाएंगे, तो कैसे अगला वाला समझेगा कि आप जानकार हैं, आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए क्लासेस तो हम लोग ले ही रहे हैं, क्लास हम पढ़ा ही रहे हैं, इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कॉपी लिखनी है, ठीक है।
तो आप क्लास लीजिए, बेशक पढ़ाई करिए, लेकिन इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट दीजिए कि कैसे हम चीजों को लिखें, कैसे चीजों को प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, ये हुआ। अब जैसे अभी हमने बताया ना रफ कार्य, बाएं पेज पे आपको रफ कार्य करना है और रफ कार्य वहां लिख करके क्या कर देना है, काट देना है। अगर आप नहीं काटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ रफ कार्य लिखा है तो एग्जामिनर समझ जाएगा, वो इस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करेगा और समझ जाएगा ये रफ कार्य है, अब ये सही किया गया है तो गलत किया गया है, इससे कोई मतलब उससे नहीं रहेगा। बस वो देखेगा कि हाँ बच्चा रफ कार्य किया है बस। चलिए अगला प्रश्न उत्तर संख्या 9 में यक्स प्लस 3 से भाग देना था, यक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 14, इसमें भाग देना था। तो भाग दे दिए, तो इसमें पूछा था भाग देने के बाद भागफल और शेषफल कितना आएगा। तो जब हम यहाँ भाग दे देंगे तो आपको पता है ये वाला क्या है, ये भागफल होता है। ये क्या होता है, ये भागफल है। और ये आपका क्या है, ये शेषफल है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि भागफल व शेषफल कितना होगा, तो भागफल और शेषफल आप इसको लिख देंगे। ठीक है ना, क्या कर देंगे, लिख देंगे। चलिए ये हो गया। अब प्रश्नोत्तर संख्या 10, इसमें दिया हुआ है, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 10 थोड़ा सा हम दिखा देते हैं आपको एक बार। ये यहाँ पे है, कह रहा है 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन, 1 नंबर का प्रश्न है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कह रहा है, तो चलिए देखते हैं। ये तो दिया है, क्या दिया है, आप ऐसे लिख लीजिए, दिया है मूलधन 5,000 दे रखा है, समय 3 वर्ष के लिए है और दर कितना है 10%। जब ये सब सारी चीजें लिखे रहेंगे ना तो आपको भी सवाल लगाने में आसानी होगी और एग्जामिनर को इस चीज को समझने में भी उसको दिक्कत नहीं होगा और फटाक से चीजों को समझ जाएगा और जान जाएगा कि हाँ बच्चा क्या है, बहुत सीक्वेंस में क्रम में लिखा हुआ है, मतलब अच्छी तरीके से उसको इस बारे में नॉलेज है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बराबर होता है P1 + R/100 पावर टी हो जाएगा, है ना। P इक्वल टू 5,000 दे रखा है, 1 + R, दर की वैल्यू कितना है 10% दिया है और टाइम कितना दिया है 3 वर्ष दे रखा है। तो 10 का बटा 100 पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से काटेंगे, 10 × 100, 10 × 1 = 10, 11, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 3 बार हम इसको लिख लेंगे। ये सब सारी चीजें हल कराया गया है, केवल हम यहाँ कॉपी कैसे लिखें इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं बस, बाकी सारी चीजें हल कराई गई हैं। अब यहाँ से मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो 6,655 रुपया इसका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन अर्थात ए आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम प्रश्न उत्तर संख्या 11 डाल लेंगे। ये प्रश्न उत्तर संख्या 11 डाल दिए। ये कुछ अनुपात समानुपात का सवाल दिया था, इसको हम हल कर लेंगे। जैसे ये दिया हुआ है, इसको जब हल करेंगे, इनकम्प्लीट है ये, तो यहाँ दशमलव जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 × 25 बटा कितना हो जाएगा, 125, 10 हो जाएगा, 25×5 125, 50 हो गया, 25×2 = 50, कितना आ गया, 1:2 आ गया। ठीक है, यही है, वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख देना है। उसके बाद अब यहाँ जैसे आपका पेज खत्म हो गया, लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया, तो यहाँ आप क्या लिख लीजिएगा, PTO। ठीक है, इसको ऐसे लिख दीजिएगा थोड़ा सा। अब बात आ गई लघु उत्तरीय प्रश्न की, शार्ट क्वेश्चन की बात आ गई। अब आपको पता है कि हमारा जो शार्ट क्वेश्चन होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। तो यहाँ हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 12 और यहाँ क्या लिखेंगे, हल। यहाँ क्या लिख देंगे, हल। और आप प्रत्येक पेज पे यहाँ लाइन खींच लिखिएगा, हम नहीं खींचे हैं इसको, छोड़ दिए हैं, लेकिन आप यहाँ प्रत्येक पेज पर लाइन ऐसे इस तरीके से एक साइड में खींच लीजिएगा। ठीक है, तो चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल, ये कुछ ऐसा सवाल दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा था कि कोण किसका मान पूछना है, बीएसी का। तो कोण बीएसी का वैल्यू कितनी हो गई, 40 डिग्री हो गई। तो इस तरीके से आप प्रश्नोत्तर संख्या 12 डालेंगे, हल लिखेंगे और एकदम साफ साफ लिखेंगे। देखिए चीजें बिल्कुल साफ और क्लियर समझ में आ रही है। तब क्या करेगा, एग्जामिनर की दृष्टिकोण जो होगी आपके बिल्कुल कॉपी पे जाएगी और अच्छी तरीके से दोस्त आपकी कॉपी को चेक करेगा। ठीक है, अगर कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक भी, माइनस पॉइंट थोड़ा पाया, थोड़ी बहुत मिस्टेक पाया, अगर सब कुछ अच्छे तरीके से लिखा है तो थोड़ी बहुत वो मैनेज भी कर देगा। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर का मूड कैसा है, उसका व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है। ठीक है, घर में लड़ाई झगड़ा करके तो नहीं गया है, अगर घर में लड़ाई झगड़ा करके जाएगा तो चौपट आपका होगा। ठीक ना, तो इसलिए होता है कि मूड कैसा है एग्जामिनर का, कैसा उसकी उस समय की सोच कैसी है। पता चले घर में अपनी बीवी से लड़ाई करके गया है तो क्या होगा, उसका सारा गुस्सा आपके कॉपी पे उतरना है। फिलहाल ऐसा होता नहीं है, हमारे जितने भी एग्जामिनर होते हैं वो काफी सेंसिटिव होते हैं, काफी अच्छी समझ रखते हैं, बहुत कम इफेक्ट पड़ता है इस सब चीजों का। चलिए अब आता है प्रश्नोत्तर संख्या 13।
अब प्रश्नोत्तर संख्या आप 13 डालेंगे, इसमें भार दिया है, बारंबारता दिया है, तो इसका समांतर माध्य शायद पूछ रहा है। देखिए समांतर माध्य पूछ रहा है, समांतर माध्य बराबर जब ये वर्गीकृत अवर्गीकृत सारणी वाली बात होती है, जब सारणी वाली इक्वेशन है तो इसका जो फार्मूला होता है समांतर माध्य, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स को हमने जोड़ रखा है और सिग्मा एफ को भी जोड़ रखा है, उसी से भाग दे दिए हैं। 42.96 प्रश्न ये आ गया है। फिर देखिए बाएं तरफ हमने क्या कर दिया है, रफ कर दिया है। अब इसको रफ करने के बाद इसको ऐसे काट देंगे, अगर नहीं काटेंगे तब भी चीजें चल जाएंगी। प्रश्नोत्तर संख्या 14, इसको हल। इसका दो प्रश्न थे, एक प्रश्न यहाँ पे हल कर दिखा दिया गया है, एक प्रश्न को ऐसे छोड़ दिया गया है। इसी तरीके से आप प्रश्न संख्या 2 को भी हल कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 15, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 16, 17, 18, इसी तरीके से चीजों को आप क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ हमारा मेन मकसद ये था कि आपको किस तरीके से मैथ कॉपी को लिखना है। तो मैथ की कॉपी को इसी तरीके से लिखना है कि आप सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को डालिएगा, उसके बाद इसके जो इतने लाइन वगैरह हैं इनको अच्छी तरीके से पहले ही खींच लीजिएगा। और रफ कार्य आप हमेशा कोशिश करिएगा बाएं तरफ करिएगा। अगर दाएं तरफ भी कर देंगे तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन होता है कि रफ कार्य का आप बाएं तरफ ही करें, क्योंकि कभी कभी कॉपी में लिखा होता है, सॉरी कभी कभी पेपर में लिखा होता है कि रफ कार्य बाएं पेज पे करें। ठीक है। या आपके एग्जाम में नहीं लिखा होता है, लेकिन कभी कभी बोर्ड एग्जाम वगैरह कुछ होता है ऐसा, तो जहां पे लिखा होता है कि रफ कार्य बाएं तरफ करें, तो इसलिए माना गया है कि आपने जो रफ कार्य करें वो केवल और केवल बाएं तरफ करें। ठीक है। और स्वच्छ और साफ लिखिए दोस्त। बिल्कुल आपको 100% है, कह रहे हैं कि आपको 25 में 25 नंबर आएंगे। और मैथ को अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं तो निसंदेह आपका अच्छे नंबर आएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है। तो इसलिए हम सोचे आपको चर्चा कर ले आपसे मैथ के बारे में, कि किस तरीके से मैथ की कॉपी को लिखना है, कैसे इस चीजों को ध्यान देना है, क्या क्या चीजें। और इसके बाद हम एक कंप्यूटर का बनाएंगे, जिसमें बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं और वाकई में कंप्यूटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि उसको किस तरीके से लिखा जाए कि उसमें भी अच्छे नंबर आए। आप पढ़ तो बहुत रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन वही तो बताया ना कि अगर आपके अंदर, यानी आप जीनियस हैं, सब्जेक्ट आपको तैयार है, लेकिन आपके जो लेखन कौशल है, यानी रिटन स्किल डेवलपमेंट जो है, अगर वो आपकी अच्छी नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता है। ठीक है। इसलिए चीजों को अच्छी तरीके से लिखिए और सारी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, बाकी क्लासेस तो चल ही रही हैं, आप क्लास लीजिए, अटेंड करिए। ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। और प्लीज वीडियो क्लास लेने के बाद आप लाइक कर दिया करिए और कमेंट कर दिया करिए, बार बार कहा जाता है। अगर उचित समझें आप तो लाइक और कमेंट अवश्य कर दिया करें। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।